सोलर सिस्टम वरदान है या फिर अभिशाप। सोलर सिस्टम आप अपने घर पे इसलिए लगाते हैं ताकि आपके बिजली के बिल ना बढ़ें या तो फिर आपके बिजली के बिल ऑलमोस्ट कम हो जाएं। और अगर मैं आपको ये बोलूं कि सोलर सिस्टम लगवाने के बाद में लोगों के लाखों रुपए के जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं वो फूक रहे हैं, लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। और अगर बिजली के बिलों की बात करें तो बिजली के बिल बढ़ने की बजाय बढ़ रहे हैं। तो आप शॉक्ड हो जाएंगे कि गो ग्रीन के नाम पे क्या कोई बड़ा स्कैम हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके दिमाग को हिला के रख देने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपको सोलर सिस्टम जो लोगों ने अपने घर पे लगवाए हुए हैं या जो लोग भी सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवाने जा रहे हैं, चाहे वो उपभोक्ता हैं, चाहे वो डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं या तो फिर सोलर इंस्टॉलर हैं, सबके दिमाग की नसों को हिला के रख देने वाला है आज मेरा ये वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं कि जो इस इंडस्ट्री में आपसे छुपा के रखी गई है, जो इस इंडस्ट्री में कुछ चंद प्रॉफिट की वजह से कुछ लोग नहीं बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, गो ग्रीन के नाम पे इंडिया में एक महाअभियान मैं कहूँगा कि चल रहा है कि हर घर पे सोलर सिस्टम होना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार भी अपने निरंतर प्रयास कर रही है। पर कल मैं अपने ऑफिस में बैठा था तो कुछ लोग मुझसे आके मिले और कुछ लोगों ने आके बताया कि उनको एक इन्वर्टर लेना है और उनके घर पे पहले से ही 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा है। पर 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम जो उनके घर पे लगा है वो लगा है ऑन ग्रिड का। अब उनको हाइब्रिड का सिस्टम लेना है। तो जब बातचीत हुई तो उन लोगों ने मुझे बताया कि उनके घर के टीवी, फ्रिज, उन्होंने अपने बच्चे के लिए भी नया एक कंप्यूटर खरीद के दिया था, वो सारे जल गए। तो मैं भी शॉक्ड हो गया। इस तरह की न्यूज़ मैंने कई बार सुनी थी, कई हमारे डीलर्स ने भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दी थी। पर जब ये वाकया मेरे सामने आया कि आप लोगों को भी मुझे ये इन्फॉर्म करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन सज्जन ने मुझे बताया कि केवल यही नहीं हुआ है कि सामान फूके हैं, उनका बिजली का बिल भी बढ़ गया है। तो सिस्टम उन्होंने कौन सा लगवाया हुआ था? उन्होंने ऑन ग्रिड का सिस्टम लगवाया हुआ था 5 किलोवाट का। और उन्होंने बताया कि केवल उन्हीं के घर पे सिस्टम नहीं लगा है, उनके आसपास में भी कई सारे सोलर सिस्टम लगे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे को पूरा समझ आ गया कि आखिर क्या हुआ है। अल्टीमेटली उनको तो हमने हाइब्रिड इन्वर्टर दे दिया, पर आम लोगों के लिए ये एक मैसेज है कि अगर आपने भी अपने घर पे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है या तो फिर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम आप अपने घर पे लगवाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। इस वीडियो को देखे बिना आप ऑन ग्रिड सिस्टम बिल्कुल मत लगवाना। और जो लोग भी ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाना चाह रहे हों उन लोगों को भी आप ये मेरा जो वीडियो है उसको फॉरवर्ड कर देना और उसके बाद में बोलना कि ऑन ग्रिड सिस्टम आप लगवा लेना। तो फ्रेंड्स, इंडिया में 3 तरह की टेक्नोलॉजी है, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। तो हाइब्रिड सोलर सिस्टम पे तो पिछले कुछ ही दिनों से सब्सिडी आई है। इससे पहले ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम पे सरकार सब्सिडी दे रही थी। तो सब्सिडी देने के लिए सरकार ने 2 तरह की कंडीशन उसमें लगाई हुई थी कि इन्वर्टर जो है वो BIS अप्रूव्ड होना चाहिए और जो सोलर पैनल है वो DCR होना चाहिए। तो पैनल को की बात तो करते हैं साइड में, बात करते हैं इन्वर्टर की कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर सोलर के साथ में सीधा कनेक्ट होता है और आपकी बिजली की लाइन में ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो है वो सीधे सीधे कनेक्ट करता है। जो भी आपके यहाँ पे सोलर पैनल्स जनरेशन कर रहे हैं उस जनरेशन को ये आपकी जो ग्रिड लाइन है, जो बिजली की मेन लाइन है, उसमें इंजेक्ट करता रहता है। तो दिन भर आपके लोड जो चल रहे हैं वो तो आप ये समझिए कि सोलर पावर से चल रहे हैं। और अगर आपने दिन में एक्स्ट्रा जनरेशन कर दिया तो वो जो जनरेशन है वो नेट मीटरिंग के थ्रू डिस्कॉम को वापस चला जाता है। और नाइट में जब आप ये बिजली कंज्यूम करते हैं तो दिन में जो आपने बिजली एक्सपोर्ट की है उस बिजली को अगर आपने नेट मीटरिंग कराया हुआ है तो यूनिट टू यूनिट आपकी कम कर दी जाती है। ग्रॉस मीटरिंग अगर आपने कराई हुई है तो उसका प्रोसेस दूसरा है। नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। इस वीडियो का मुद्दा थोड़ा अलग है। तो हो क्या रहा है कि सब्सिडी के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने अपने घर पे ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा लिए। तो ऑन ग्रिड सिस्टम में जो एडवांटेज लोगों को बताया जाता है वो ये है कि साहब सीधा सीधा आपको ना तो कोई बैटरी लगानी है, बैटरी एक मेंटेनेंस का पार्ट होता है, तो बैटरी लगाने की तो आपको जरूरत है नहीं। तो बैटरी को छोड़िए, दिन भर फ्री में चलेगा, रात में आपने जो ग्रिड एक्सपोर्ट की है उनसे चलेगा। तो आदमी को समझ भी आता है यार बात तो सही, आखिर बैटरी का खर्चा करना ही क्यों है। पर फ्रेंड्स, बात उतनी सीधी नहीं है जितनी सीधी आप समझ रहे हैं। अब
ऐसे हुआ है कि ऐसे समझिए कि आपका जो घर है वो एक गली में है और एक गली जो है वो 10 फीट या 8 फीट की एक गली है, एक चौराहे से कनेक्ट हो रही है। अब उस चौराहे से क्या हो रहा था कि पहले आपकी जो गली है उस गली में आप आ जा रहे थे या एक दो और लोग आ जा रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, 8 फुट की गली थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, आपका काम चल रहा था। पर ऐसा हुआ कि उस गली में बहुत सारे वाहन आने जाने लग गए और टू वे हो गई। तो अब क्या होगा, टू वे होने पे स्थिति भयानक हो गई और आपकी गली में जाम लग जाएगा। सेम यही सिचुएशन ऑन ग्रिड इन्वर्टर के साथ में आज की डेट में कुछ जगह पे तो हो रही है और कुछ जगह पे होने वाली है। तो हो क्या रहा है कि अगर एक ही लाइन पे 4 से 6 इन्वर्टर लगे हैं, अगर एक ही लाइन पे कई सारे ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स लगे हैं, तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर का काम ही ये है कि वो आपकी जो सोलर पावर आ रही है उसको ग्रिड में फीड करे। अब सोलर पावर जो इंडिया में आती है, जो स्टैंडर्ड है वो है 230 वोल्ट का। तो 230 वोल्ट में जब सोलर पावर डाली जाती है तो 230 वोल्ट से हाई वोल्टेज पे ही सोलर पावर उस ग्रिड लाइन में आपकी में जा सकती है। मतलब 240 वोल्टेज पे आपके घर पे एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा हुआ है, वो उसमें फीडिंग कर रहा है। अब आपके पड़ोस में भी एक दूसरे और तीसरे चौथे लोग हैं, वो उनका भी इन्वर्टर ग्रिड में फीडिंग कर रहा है। तो क्या होगा कि जब सोलर का पीक टाइम आएगा, जब सोलर अपने पीक प्रोडक्शन कर रहा होगा, तो आपके ग्रिड के वोल्टेज बढ़ जाएंगे। कई जगह पर देखा गया है कि 260 और 270 तक ग्रिड वोल्टेज चला गया है। अब ग्रिड वोल्टेज बढ़ने से आपको लगेगा कि क्या ही दिक्कत होगी साहब, ग्रिड वोल्टेज बढ़ जाए तो बढ़ जाए। फ्रेंड्स, दिक्कत ये हुई कि आपकी जो घर के जो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स चल रहे हैं वो सारे उसी ग्रिड पावर पे चल रहे हैं और वो डिजाइन किए गए हैं 230 वोल्ट पे चलने के लिए। अगर 2, 4, 6 इन्वर्टर आपकी एक ट्रांसफार्मर लाइन पे लगे हैं और अगर आपका जो ट्रांसफार्मर है वो लो वोल्टेज है, तो उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर में रिवर्स पावर फ्लो करेगा। रिवर्स पावर क्यों फ्लो करेगा? क्योंकि जब आपकी डिमांड कम है और जनरेशन ज्यादा होगा तब ये रिवर्स फ्लो शुरू हो जाएगा और रिवर्स फ्लो की वजह से आपकी जो ग्रिड का वोल्टेज है वो बढ़ जाएगा। अब 270 वोल्ट या 265 वोल्ट ग्रिड में करंटली चल रहा है, तो क्या करेगा? पहली समस्या तो ये कि आपका जो इन्वर्टर है वो ग्रिड में फीडिंग करना बंद कर देगा। दूसरी जो दिक्कत है, अगर आपने जबरदस्ती उससे ग्रिड फीडिंग करा ली, और बहुत सारी कंपनियां, जो आगे मैं बताऊंगा कि ये स्कैम क्या चल रहा है, बहुत सारी कंपनियों ने उसको ग्रिड में फीडिंग कर दी उस टाइम पे, तो ग्रिड वोल्टेज 270, 275 तक चला जाएगा। और 275, 270 वोल्टेज अगर आपके घर पे आ रहे हैं तो आप सोच के देखिए कि आपके घर के कौन सा सामान आपका बचने वाला है, क्योंकि आपका सारा सामान ही 230 वोल्ट में प्लस 10% कर लीजिए, मैक्सिमम 253 वोल्ट तक झेलने के लिए आपके घर पे जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स लगे हैं वो बने हैं। तो आपका ये सवाल होगा कि क्या सरकार की इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं है कि कोई भी इन्वर्टर कितने भी फीडिंग करेगा? क्या सरकार का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है? तो फ्रेंड्स, सीधा सरकारी जो गाइडलाइन है वो ये है कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर या कोई भी ऑन ग्रिड इन्वर्टर हो चाहे हाइब्रिड इन्वर्टर हो, अगर ग्रिड वोल्टेज से प्लस 10% ज्यादा, मतलब 230 वोल्ट आ रहे हैं तो प्लस 10% आप कर लीजिए 253 वोल्ट। अगर 253 वोल्ट से ज्यादा का ग्रिड एक्सपोर्ट करता है तो विद इन 2 सेकंड वो इन्वर्टर बंद हो जाना चाहिए। प्रॉब्लम यहीं पे शुरू हो जाती है कि जहां पे 3-4 इन्वर्टर एक ही लाइन पे लगे हैं, वहां पे जैसे ही 4 इन्वर्टर ने ग्रिड में फीडिंग शुरू की, ग्रिड का वोल्टेज बढ़ा 253 वोल्ट और इन्वर्टर ने कर दिया बंद कि साहब अब इन्वर्टर जो है वो ग्रिड में फीडिंग नहीं करेगा। तो क्या हुआ? आपका जनरेशन का लॉस हो गया। आपने जितना पैसा लगाया था अपने सोलर सिस्टम में वो खराब हो गया। आप जाते हैं फिर इंस्टॉलर के पास में कि भाई मेरा तो जो सिस्टम है वो काम ही नहीं कर रहा है, मेरा इन्वर्टर तो काम ही नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ कंपनियों ने क्या किया है कि कुछ गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनको बाईपास कर दिया है। उनको बाईपास करने में क्या हुआ कि वो इन्वर्टर की सेटिंग को इस तरीके से छेड़ देते हैं कि 253 वोल्ट से भी ऊपर जो है वो ग्रिड में फीडिंग करने लगता है। अब 253 वोल्ट से ऊपर ग्रिड में फीडिंग होगी तो क्या होगा? आप सोच के देखिए, 260, 265 वोल्टेज जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि उस लाइन पे जितने भी लोग हैं जिनके घर पे सोलर लगा है तो नहीं लगा है, तो दोनों ही कंडीशन में या तो उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की खराब होने की संभावना बहुत तेजी से बढ़ जाएंगी। सेंसिटिव अगर उपकरण उनके घर पे लगे हैं तो वो खराब हो जाएंगे, फूक जाएंगे, उनकी लाइफ कम हो जाएगी। और अगर यही स्थिति कंटिन्यूस बनी रहती है तो आपके जो मेन ट्रांसफार्मर लगे हैं वो भी खराब या फूक सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम के ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है, जिस प्रॉब्लम को कोई बताने को तैयार नहीं है। तो अब आपका सवाल ये होगा कि बात तो ठीक है कि जब ग्रिड में इतना वोल्टेज बढ़ जाएगा तो नेचुरल सी बात है कि जो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे हैं वो खराब हो ही जाएंगे, पर इसके अलावा सॉल्यूशन
क्या है, क्या कर सकते हैं, क्या सरकार इस तरह की कोई गाइडलाइन जारी नहीं कर सकती? तो फ्रेंड्स, आपको मैं बताऊं, केरल जो है वो इंडिया में सबसे ज्यादा एक ऐसा राज्य है जहां पे सोलर इंस्टॉलेशंस के मामले में लगभग 22% घरों पे सोलर सिस्टम्स लग चुके हैं। तो वहां पे भी डिस्कॉम ने इस तरह की एडवाइजरी जारी की है कि जहां पे भी लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स लगे हों उनको इमीडिएटली रिप्लेस किया जाए। तो ये तो हो गया सरकारी लेवल पे कि सरकार इस मामले में क्या करे, और सरकार कर रही है। महाराष्ट्र में भी देखेंगे तो महाराष्ट्र में भी कई जगहों पे सेम स्थिति उत्पन्न हुई है। गुजरात में देखेंगे तो गुजरात में भी बहुत सारी जगह पर ये स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। यूपी भी इन सब मामलों में कम नहीं है। यूपी में भी बहुत सारी जगह पे ये जो सिचुएशन है ये या तो आ गई है या तो फिर आने वाली है। तो आने वाले टाइम में क्या, आपका सवाल होगा कि आने वाले टाइम में अगर आपने सबने ऑन ग्रिड इन्वर्टर अपने घर पे लगवा लिया तो फिर क्या होगा कि या तो फिर ग्रिड वोल्टेज आपको 290 या 280 पे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, और 280 और 90 पे अगर आप ग्रिड एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर तो आप ये तो मान ही लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक तो कुछ चलने वाला है नहीं। उसके लिए फिर सॉल्यूशन क्या? उसके लिए सॉल्यूशन ये कि आप लोग बोलेंगे कि साहब सर्वो स्टेबलाइजर लगवा देते हैं। सर्वो स्टेबलाइजर बिल्कुल, ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन तो है, पर क्या ये सॉल्यूशन को हर कोई आदमी अपना सकता है? चलो, आपने तो अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है तो आपके यहाँ पे तो जो ग्रिड है वो अब सर्वो स्टेबलाइजर से कंट्रोल हो जाएगी, पर क्या आपकी लाइन पे जितने लोग हैं, जिनके घर हैं उस लाइन पे, क्या वो लोग भी सर्वो स्टेबलाइजर लगवाएं? क्या उन लोगों की समस्या आपकी समस्या नहीं होगी? अपना भला करके अपने पड़ोसी का नुकसान करना, ये कौन सी समझदारी हुई? तो आखिरकार क्या होगा कि इस तरह की अगर सिचुएशन बनी आने वाले टाइम में तो ये एक बहुत बड़ा सर का दर्द साबित होने वाली है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि चलो ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, ये वाली प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो फ्रेंड्स, दूसरा जो ऑप्शन इसका हो सकता है वो दूसरा ऑप्शन ये है कि ऑन ग्रिड सिस्टम पे जाना आने वाले टाइम में कोई बहुत बहादुरी का काम नहीं है, बहुत कोई समझदारी का काम नहीं है, क्योंकि ऑन ग्रिड सिस्टम सिर्फ आपके ग्रिड के साथ में चलता है। ग्रिड जाने पे भी आपको 2 किलोवाट 3 किलोवाट का एक ऑफ ग्रिड सिस्टम या तो फिर बैटरी लगानी पड़ती है। जिन लोगों के यहाँ पे 24 घंटे ग्रिड आती है, उस लाइन पे आप ये सोच के ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगवा लेंगे कि साहब मेरा तो कोई दिक्कत ही नहीं, मेरे को क्यों जरूरत है बैटरी की, दिन भर तो मेरे यहाँ लाइट आती है, रात भर लाइट आती है। तो आने वाले समय में जब आपके यहाँ पे सोलर लग जाएगा तो आपके पड़ोसियों के यहाँ पे भी तो सोलर लग जाएगा। तो इसका जो एक सॉल्यूशन है वो है या तो कुछ जो सिस्टम्स हैं उनको ऑफ ग्रिड किया जाए, या तो फिर ये है कि आप हाइब्रिड बैटरी वाला सिस्टम लें। तो हाइब्रिड बैटरी वाले सिस्टम में क्या है कि जब भी ग्रिड वोल्टेज आपका बढ़ जाएगा, माना 260 हो गया, 265 हो गया, तो ऑलरेडी वो ग्रिड को डिस्कनेक्ट कर देगा, बैटरी पावर प्लस सोलर पावर से आपके पूरे लोड चलाता रहेगा। तो इससे क्या होगा कि ग्रिड में फीडिंग ही नहीं होगी। वो हाइब्रिड इन्वर्टर को जो एक्स्ट्रा बिजली ग्रिड में फीड करनी चाहिए थी वो ग्रिड में ना फीड करके वो आपकी बैटरी में फीड कर देगा। तो उसका फायदा क्या हुआ कि सोलर पावर प्लस बैटरी पावर दोनों को मिला के वो आपके लोड चलाता रहेगा। ग्रिड आपकी आ रही है तो नहीं आ रही है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हाइब्रिड सोलर जो इन्वर्टर है वो इस प्रॉब्लम का सही मायने में सही सॉल्यूशन है। तो फ्रेंड्स, ऑन ग्रिड की जगह आपको हाइब्रिड इन्वर्टर स्विच करना है, और हाइब्रिड इन्वर्टर का फायदा ये होता है कि आप उसको बैटरी लेस भी ऑपरेट कर सकते हैं और विद बैटरी भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो बैटरी में आज की डेट में ऐसे बहुत सारे इन्वर्टर्स आ गए हैं कि जिन इन्वर्टरों में आप नंबर ऑफ बैटरी अपनी जरूरत के हिसाब से लगा सकते हैं। तो जो एक्स्ट्रा जनरेशन आपको सरकार को डिस्कॉम को देना है वो एक्स्ट्रा जनरेशन को आप अपनी बैटरी में डाल लें। आने वाले टाइम में देखने को ये भी बहुत जल्द मिलने वाला है कि नेट मीटरिंग को ग्रॉस मीटरिंग में बदला जाएगा। कई जगह ये चेंज कर भी दिया गया है और आने वाले टाइम में हमको ये चेंज भी देखने को मिलने वाला है। इसके साथ ही TOD, टैरिफ ऑफ द डे, भी हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। टैरिफ ऑफ द डे में क्या होगा कि जो सोलर के आवर्स हैं, जिस टाइप का सोलर पैनल रहता है, जनरेशन करता है सोलर पैनल, उस टाइम के जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होंगे वो कम होंगे, और जब सोलर नहीं रहता है, जो पीक आवर्स रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, तो उस टाइम के जो इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं वो आपके हो सकता है कि 150% तक बढ़ जाएं। ये वाली जो स्कीम है ये इंडिया में कई स्टेट में लागू हो चुकी है, कई जगह लागू हो चुकी है और बाकी स्टेट में भी लागू हो जाएगी। तो जिस दिन ये स्कीम पूरी तरीके से लागू होती है उस दिन ऑन ग्रिड इन्वर्टर का यहाँ पे भी एडवांटेज खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो नाइट में आप ग्रिड लेंगे उसको यूनिट टू यूनिट माइनस नहीं किया जाएगा, उसके लिए आपको बिल पे ही करना पड़ेगा। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप अपनी दिन भर जो आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको ग्रिड सप्लाई को ना देके अपनी बैटरी पावर में डाल लें, और रात को बैटरी पावर की मदद से आप अपना पूरे घर के लोड चला लें। बैटरी में लोगों का सवाल ये होता है, बहुत सारे लोगों का एक डाउट ये होता है कि साहब बैटरी तो हम लगा लें, 2-3 साल में बैटरी बदलनी पड़ती है, तो बैटरी में रोज मेंटेनेंस है, तो उसका भी सोल्यूशन है। उसका सोल्यूशन ये है
कि आप लिथियम फॉस्फेट बैटरी पे जा सकते हो। आज की डेट में तो LTO बैटरी भी आ गई है, 40 साल वारंटी दे रही है कंपनियां। आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, जिसमें LTO बैटरी को मैंने दिखाया है कि 40 साल की वारंटी में इंडिया में LTO बैटरी आ चुकी है। लिथियम फॉस्फेट बैटरी पे 15 साल की वारंटी आपको मिलती है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सब कंपनियां 5 साल की वारंटी देती हैं, 10 की देती हैं और बोलती हैं कि 30-30 साल चलेगी, 20-20 साल चलेगी। वारंटी देना और बैटरी की लाइफ दोनों अलग अलग बातें हैं, तो दोनों चीज़ों को प्लीज़ आप मिक्स ना करें। बैटरी हो सकता है किसी बैटरी की जो वारंटी है आपने यूज की हो, 2 साल आपको मिली हो, पर बैटरी 5 साल चली हो, तो वारंटी देना और बैटरी की एक्चुअल लाइफ दोनों में फर्क होता है। तो आप लिथियम फॉस्फेट की बैटरी भी ले सकते हैं। लिथियम फॉस्फेट की बैटरी की कीमतें भी काफ़ी कम हो गई हैं। आपने अगर मेरा रिसेंट वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें लिथियम बैटरी की कीमतों में भारी गिरावट आई है और अच्छी वारंटी में आपको लिथियम फॉस्फेट की बैटरियां मिलने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि इस जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में।